हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद इस्माइल सर पर मैथ विद इस्माइल सर, क्या हमारा यूट्यूब चैनल है बेटा? मैथ विद इस्माइल सर पर आप लोगों के लिए सेट नंबर 2 कक्षा 12, कौन सा है? कक्षा 12 क्लास 12 यानी कक्षा 12 गणित का सेट नंबर 2 2025 का है और सेट है 324 आई एक्स सेट मैं पूरे करा चुका हूं। उसको मैंने कुल 6 लेक्चर्स में कवर किया है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहा हूं। क्या इसमें पहला ही क्वेश्चन हमको इन्होंने दिया है? कह रहे हैं एक मैपिंग रिलेशन फंक्शन से है कि एक मैपिंग आर से आर में दी है और इस प्रकार है कि पहला क्वेश्चन कि एफ ऑफ एक्स बराबर 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3। तो इसका हमें कंपोजिशन बताना है खुद के साथ। ये हमारा जो ये ओ है, इसको हम नॉट पढ़ते हैं, NAUGHT नॉट। ये है बाइनरी ऑपरेशन, दो मैपिंग का कंपोजिशन होता है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं फिलहाल के लिए आप ऐसे समझ लीजिए। इसको हम जो ओ है, जो नॉट है, इसको इसको हम हटाकर बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं। इस तरीके से मैंने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो एफ ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू रख देंगे। एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3। अब समझो, अब फिर से मैं देखूं तो एफ एक्स बन गया। अब एक्स का काम कौन कर रहा? 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, ये एक्स क्यूब का काम कर रहा। तो एफ एक्स, अब एक्स के स्थान पर क्या रख देंगे? ये पूरा। तो एक्स यहां पर है तो यहां पर रख देंगे, तो रख दो भैया। तो क्या आएगा? 3 माइनस एक्स की जगह पर क्या आएगा? 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। और इसकी पावर कितनी है बेटा? 3 है, तो होल क्यूब। और इस पूरे की पावर कितनी है? 1/3। ये और ये कट गया पावर पावर। तो मैं अगर देखूं तो यहां आ गया 3, फिर माइनस क्या बचेगा बेटा? 3 माइनस एक्स क्यूब, और उसके बाद में उस होल पावर कितना? 3। ये बेटा हमारा क्या हो गया? माइनस प्लस माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इसके बाद में मैं अगर देखूं माइनस माइनस अंदर जाएगा तो ये एक्स क्यूब प्लस का 1/3 ये कट जाएगा। ये हमारा एक्स। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। और यही बेटा जो अभी एलटी ग्रेड का जो पेपर हुआ था बेटा, एलटी ग्रेड, एलटी ग्रेड का जो पेपर होता है, जो बेटा जो 9th-10th के लिए टीचर भर्ती होते हैं राजकीय विद्यालयों में, उसमें एलटी ग्रेड में भी बेटा हूबहू यही क्वेश्चन आया था। बिल्कुल यही यही ऑप्शन थे, इसी तरीके से ऐसे सिद्ध करना था। तो ये एलटी ग्रेड 2000 अभी जो 25 में हुआ, दिसंबर 25 में, उसमें आया था। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा पहले का सी पार्ट करेक्ट है। अगला अगर हम बात करूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो अगला हमारा क्या है? समझिएगा, अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन है खा पार्ट, पहले का ही खा है। बहुत सिंपल है कि एक रिलेशन दिया है जो इस प्रकार है कि x कामा बाई, फिर सच दैट जो x है वो बाई से कितना? 3 कम है, और बाई का मान 3 से क्या है बेटा? ज्यादा है। और बाई का मान 3 से ज्यादा है। तो पहले तो देख लो बाई 3 से ज्यादा कहाँ है? बाई सेकंड वाला यहां भी है, यहां भी, हर जगह 3 से ज्यादा है। अब ये देख लो यहां से, अब ये देख लो कि x जो है वो बाई से 3 कम होना चाहिए। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x क्या है? बाई से 3 कम, या फिर x माइनस बाई बराबर -3 कर लो। तो दोनों का डिफरेंस -3 होना है। x में से बाई घटाओ, -3 आए। तो देखो, पहला है 2 में से 4 जाएगा तो -2 आएगा, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। बी वाला 5 में से 8 जाएगा, -3 आएगा, यही सही हो जाएगा। और सी वाले में 3 में से 7 जाएगा, -4, ये गलत हो जाएगा।
डी में 1 में से 4 जाएगा, -4 आएगा, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा? बी ऑप्शन। अब इसमें अगर हम पहले के गा क्वेश्चन की बात करूं, बहुत आसान है, इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, dx बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा आपको फॉर्मूला एक बताया गया है कि इंटीग्रेशन dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सीधे tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। तो ये tan इनवर्स x और यहाँ बेटा 1 से क्या हो जाएगा? √3। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, यही डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी, लिमिट मूव करा देते हैं। तो मैं अगर बात करूं बेटा यहाँ से tan इनवर्स √3 बेटा किसका मान होता है? tan 60 यानी π/3, यानी कि tan 1 किसका होता है? 45, यानी 45 को रेडियन में π/4 लिखेंगे। 10/10 हट जाएगा तो π/3 माइनस π/4। बेटा क्रॉस गुणा कर लो तो 4π माइनस 3π बटे 4 हमारा π/12। कोई ऑप्शन है π/12? जी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। घा वाला क्वेश्चन अवकल समीकरण की कोटि, ये लगाने वाला नहीं है। कोटि क्या होता है? जो सबसे उच्चतम ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होता है उसकी कोटि। देखो ये द्वितीय कोटि का अवकलज है, ये तृतीय कोटि का जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी जो कोट होती है वो समीकरण की कोट होती है। तो ये क्या हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? 3। तो 3 इस अवकल समीकरण की क्या हो गई? कोटि। ये क्वेश्चन अवकल समीकरण पर कोटि वाला ऑब्जेक्टिव में आता जरूर है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ है इसका, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखो कैसे होगा इसका। देखो इसका जो पहले का यह क्वेश्चन है क्या है कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 है बेटा। अब समझिए बेटा, जरा ध्यान से दें। बात ये उठती है कि tan इनवर्स, देखो यहां पर थोड़ा सा प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये tan π/3 होगा। लेकिन इस सेक इनवर्स देखो बेटा, एक कॉस इनवर्स -x, एक सेक इनवर्स -x और एक कॉट इनवर्स -x। इन तीनों में से जब माइनस बाहर आता है सब में पाई माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? सब में पाई माइनस। तो यहां क्या होगा बेटा? पाई माइनस सेक इनवर्स 2 बचेगा। समझ में आया कि नहीं? सभी में पाई, क्योंकि इन सभी की जो मुख्य मान की जो शाखाएं हैं वो या तो 0 से पाई है या फिर बंद अंतराल 0 से पाई या ओपन। इसलिए बेटा इसका मुख्य मान कभी निगेटिव नहीं आ सकता इन तीनों का, इसलिए पाई माइनस सेक इनवर्स होता है। ठीक है, यही बस मुख्य बात इसमें है। tan वर्स tan हट जाएगा तो π/3 बचेगा, यहाँ पाई माइनस अंदर जाएगा प्लस। अब ये सेक इनवर्स 2, बेटा सेक इनवर्स 2, हमें कॉस 60 का मान मालूम है, 1/2 होता तो सेक 60 का मान 2 होगा, पलट जाता है ना। तो 60 को मैं लिखूंगा π/3, ये हो गया। यहां मैं इसको हल कर, 3 एक कम 3 में से 1 जाएगा तो -2π/3 और ये बेटा π/3। बेटा 2π में से एक पाई चला जाएगा तो -π/3। कोई है ऑप्शन पाई माइनस पाई? ऑप्शन कौन सा करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ओके, ये क्वेश्चन बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके आने के पूरे चांस हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे के पार्ट्स पर। ऑब्जेक्टिव जो हमारे हैं ये खत्म हो गए इसके। अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे के पार्ट्स भी एक एक नंबर के ही क्वेश्चन है, जो दूसरे के पार्ट्स हैं वो भी एक एक नंबर के ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दूसरे का जो कहा दिया है वो बिल्कुल ऐसा ही है। क्या है? सेक इनवर्स -√2। अभी ऐसे ही लगवाया, मैंने अभी बताया कि सेक इनवर्स के अंदर से, मैंने अभी आपको क्या बताया कि सेक इनवर्स के अंदर से माइनस जो है वो पाई माइनस करते हैं तब निकलता है, तो सेक इनवर्स √2। अब बेटा ये पाई माइनस सेक इनवर्स √2 को मैं क्या ले सकता हूँ? सेक π/45 का मान होता है, तो पाई माइनस π/4, यानी कि ये क्या आ गया? 3π/4। दिस इज आंसर। ओके, तो ये हमारा हो गया बेटा दूसरे का का। नेक्स्ट, इसके बाद में बेटा दूसरे के खा की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का खा। क्या है दूसरे का खा? दूसरे का क्या ये फलन संतत है? तो मैं देखो बेटा, एफ एक्स बराबर क्या है? x+5 अगर x का मान 1 या 1 से छोटा है, x-5 अगर x का मान 1 से बड़ा है। तो x बराबर 1 पर हमें संतत की जांच करनी है।
तो वैसे तो आप ऐसे रख दो x बराबर 1, तो यहाँ 1 रख दोगे तो 5x 6 हो जाएगा, या 1 माइनस 5 माइनस 4 बराबर नहीं, संतत तो नहीं है। फिलहाल तो प्रोसीजर क्या है, उस पर x बराबर 1 पर हमें पहले फंक्शन की वैल्यू निकालनी। तो 1 कहाँ इंक्लूडेड है, ऊपर वाले में। भाई x का मान 1 या 1 से छोटा है तब ऊपर से वैल्यू आएगी, तो यहाँ रख दो। तो 1 + 5 बराबर कितना, 6। अब मैं LHL को निकालूंगा, तो मैं लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 0 f ऑफ x लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस, यही है हमारा फॉर्मूला। तो जब हम 1 माइनस एच 1 में से कुछ कम कर देंगे तो ऊपर 1 से और छोटा हो जाएगा, ऊपर जब 1 से छोटा है तब भी ऊपर से वैल्यू आ रही है, तो यानी कि क्या होगा भैया, एफ एक्स, एक्स की जगह पर क्या होगा, 1 माइनस एच रख दो, 1 माइनस एच प्लस 5। अब एच की जगह पर 0 रख दो तो 5 और 1 6 ही रहेगा। इसके बाद में हम समीकरण, इसको चाहो 1 दे दो, इसको 2 दे दो। अब RHL निकाल लो ऐसे ही। RHL में क्या, लिमिट एच, अब x टेंस टू 1 प्लस करते हैं RHS में, बताया था प्रोसीजर जब क्लियर किया है क्यों प्लस करते हैं। लिमिट h की हो जाएगी 1 + h। अब बेटा 1 में कुछ ऐड करोगे तो 1 से बड़ा हो जाएगा, और जब बेटा 1 से बड़ा है तो नीचे से वैल्यू आएगी, क्या आएगी, x यहाँ पर रख दो 1 + h माइनस 5। बेटा h बराबर 0 रख दो, 5 में से 1 जाएगा -4, समीकरण नंबर 3। अब अगर हम देखें समीकरण 1 2 और कौन से बेटा 3 से, मैं देखता हूं कि LHL जो है, LHL सॉरी RHL नॉट इक्वल टू LHL बट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, मतलब कि LHL RHL बराबर नहीं, तो यहाँ पर लिमिट का ही अस्तित्व नहीं, तो संतत के लिए तो तीनों बराबर होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि x बराबर 1 पर जो फलन है, फलन संतत नहीं है। ओके बेटा, इस तरीके से हमारा ये गा क्वेश्चन हो गया। ओके, अब आते हैं बेटा दूसरे के गा में। दूसरे का गा क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा क्या कह रहा है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं बेटा। दूसरे का जो गा है, दूसरे का गा कह रहा है कि अवकल समीकरण की कोट, बेटा इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। d2/dx2 प्लस dy/dx प्लस बाई साइन एक्स बराबर 0, कह रहे कोटि। अभी मैं ऊपर एक ऑब्जेक्टिव में भी बता चुका हूं, कोटि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, तो हाईएस्ट ऑर्डर ये फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर, तो ये कोटि इक्वेशन की होगी। घात, इसकी घात जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसकी जो घात, तो ये बस खत्म, 1 नंबर में क्वेश्चन है। इस तरीके से हमारा हो चुका है। तो इस तरीके से दूसरे का गा हो गया। मैं आगे बढ़ता हूं, अब आता हूं मैं दूसरे के घा में। कह रहे 2 बिंदु दिए हैं, दूसरे का जो घा है ये दूसरे का पार्ट है बेटा, और ये हमारा सेट नंबर कौन सा है, 2 है, 2025 का है, 324 I/बाई है। ओके, अब मैं अगर यहां पर बात करूं दूसरे का घा, तो क्या है, 2 बिंदुओं 2 - 2, तो एक बिंदु दिया है, हम इसको सपोज कर लेता हूं -2 4 और -5, एक बिंदु बी मान लेता हूं, ये हमारा 1 2 3। कह रहे हैं इसके दिक् कोज्याएं पूछिए। देखो दिक् कोज्याएं के लिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया आपको कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोज्याएं क्या थी, मैं यहां लिख देता हूं, हाँ, रेखा AB की दिक् कोज्या। मैंने डायरेक्ट आपको फॉर्मूला भी बताया है, क्या बताया, दिक् कोज्या x2 - x1 बटे में AB, y2 - y1 बटे में AB और z2 - z1 बटे में AB, ये बन गया हमारा। कुल मिला के मुझको AB निकालना है, ये x1 है, y1 है, z1 है, x2 y2 z2। AB क्या है बेटा, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, x2 - x1 तो 1 + 2 का होल स्क्वायर, y2 - y1 होता है यानी 2 - 4 का होल स्क्वायर, z2 - z1 तो क्या आएगा, 3 + 5 का होल स्क्वायर। बेटा 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9, 4 में से 2 जाएगा -2, वर्ग 4, 5 3 8 8 64। अब मैं अगर बात करूं बेटा 64 और 9 6 73 77 बन जाएगा ये बेटा। तो बताओ x2 - x1 तो 1 + 2 बटे में 77, वो भी रूट के अंदर, फिर क्या करेंगे 2 - 4 बटे √77,
फिर क्या करेंगे बेटा, Z2 माइनस Z1 मतलब कि 3+5/में √77। इसका मतलब हम कह सकते हैं 3/में√77 माइनस 2/में√77 और 5×3 8/में√77। बेटा ये हमारा क्या हो गया, उस रेखा की दिक्कोज्या। एक क्वेश्चन दिक्कोज्या पर भी लगभग कंफर्म है बेटा। इस तरीके से हमारा ये दूसरे का घा हो गया। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं और मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाँ, दूसरे का कौन सा है, दूसरे का घा, उसके बाद में फिर अड़ा। तो देखो भाई क्या है, दूसरे का जो क्वेश्चन रहा है उसमें दो घटनाएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है 0.4। तो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी क्या होगा, जबकि इन्होंने कंडीशन आगे दे दी कि ए और बी कैसी घटना है, स्वतंत्र घटना है। तो देखो हमें वैसे देखा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी क्या होता फॉर्मूला, कि कहते हैं ना दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर ले लो और बटे में जो नीचे हो उसकी प्रोबेबिलिटी लिख दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बेटा अगर एक कंडीशन आपने, अगर ए और बी दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं तो उनके एक साथ घटने की प्रायिकता दोनों के गुणनफल के बराबर होती है। ये इंटरसेक्शन क्या है, दोनों के एक साथ घटने की ही तो घटना है, तो ये कट जाएगा, सीधे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 0.3। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा, ये हमारा 0.3 बन गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब मैं दूसरे के पार्ट सारे कंप्लीट हो गए। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। बहुत इजी होता है बेटा, अगर आप अच्छे से पढ़े तो कुछ खास इसमें है नहीं। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा दिया है तीसरे का करे, एक मैट्रिक्स दिया है ए, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा एक कॉस अल्फा। अब यहां पर ए दिया है कि ए प्लस ए डैश बराबर आई है, तो अल्फा बराबर व्हाट, अल्फा क्या होगा। तो बेटा हमें मालूम है ए इतना दिया है तो ए डैश हम लिख सकता हूं, कैसे, रो कॉलम को इंटरचेंज करके, ये जो पहली रो है उसे पहला कॉलम बना दो, साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ए डैश आ गया। अब चूंकि हमें दिया है ए प्लस ए डैश बराबर आई, तो ए हमारा क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा और प्लस यहाँ कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा फिर कॉस अल्फा। और बेटा जिस ऑर्डर के इधर मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक ले लो, 1 0 0 1 1 0 0 1। अब जोड़ दो बेटा, तो कॉस करस्पॉन्डिंग जोड़ते हैं, तो कॉस कॉस 2 कॉस माइनस साइन प्लस साइन 0, ये भी 0, ये 2 कॉस अल्फा। अब जब दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं, तो भैया क्या कर लो, 2 कॉस अल्फा बराबर 1, यानी कि कॉस अल्फा बराबर 1/2। कॉस अल्फा बराबर बेटा 1/2 कॉस 60 का मान होता है, तो अल्फा बराबर हम क्या लिख देते हैं, 60। अगर हम चाहें तो बेटा इसका मान जनरल वैल्यू के रूप में भी लिख सकते हैं, इसको रेडियन में लिखो तो π/3 लिख सकते हो। ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं, मिटा दूं मैं इसको, हाँ इरेज कर दे रहा हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। क्या है अगला, तीसरे का खा। देखो कह रहे हैं यदि y बराबर x फिर ऊपर x फिर ऊपर ऐसे डैश डैश तक पावर बढ़ते अनंत तक चली गई, तो कह रहे हैं हमसे सिद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सिद्ध करने के लिए, ये कह रहे हैं कि x उधर ऊपर लिख दो बेटा, चलो यहीं लिख दो, अच्छा फिर ऊपर देख लेंगे, x dy, हमें ये बोला है ये सिद्ध करना है, यानी कि x dy अपॉन डी एक्स बराबर है इतना। कुल मिला के मुझे एक बार अवकलन करना है, अवकलन हम कर भी दें, लेकिन समस्या क्या है, पावर डेड डेस बढ़ती चली जाए, जिसके सापेक्ष करेंगे वही पावर में जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को बेटा, ये इनफाइनाइट सीरीज वाला क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे बेटा,
एक एक्स को अगर हम भाई इन्फाइनाइट तक पावर रेज कर रही है ना, तो अगर हम एक एक्स को खत्म कर दें तब भी तो इन्फाइनाइट रहेगा, तो मैं एक एक्स को छोड़कर शेष को बाई लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग ले लो, तो ये लॉग बाई बराबर लॉग, अब कुछ लॉग के फॉर्मूले होते हैं, पावर आगे जाती है। अब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो लॉग बाई का क्या होगा, वन अपॉन बाई, बाई का भी क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ बाई। यहाँ प्रोडक्ट रूल, पहला लिखो दूसरे का अवकलन लॉग एक्स वन अपॉन एक्स प्लस दूसरा लॉग एक्स, पहले का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, डी बाई अपॉन डी एक्स। ओके, अब मैं अगर यहां से डी बाई डी एक्स वाले एक तरफ कर लूं, तो इधर ले आओ, इसको मैं बेटा इधर लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा तो डी बाई डी एक्स कॉमन ले लूंगा, तो वन अपॉन बाई माइनस लॉग एक्स, ये उधर जाएगा तो बाई अपॉन एक्स, तो मैं अगर बात कर लूँ डी वाई अपॉन डी एक्स, तो वन माइनस बाई लॉग एक्स बटे बाई बराबर बाई बटे एक्स। तो मैं अगर यहाँ से बात कर लूँ बेटा डी बाई डी एक्स बराबर, बाई ऊपर जाएगा बाई स्क्वायर हो जाएगा, ये नीचे आएगा वन माइनस बाई लॉग एक्स। बेटा ये जो एक्स है उसको यहीं भेज दो, बस यही हमको सिद्ध करना था। ये हमको सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड एचपी। ओके बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, बस लगाते चले जाओ, सब अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो, उसके बाद कुछ है ही नहीं। इंटर का बहुत पेपर आसान आता है बेटा, नंबर लाना बहुत इजीली आसान रहता अगर अच्छे से पढ़ लो बेटा, पढ़ते नहीं हो तभी तो ये प्रॉब्लम है। अब बात आती है बेटा किसमें, तीसरे के गा, तीसरे का गा हमारा ये है कि रेखा युग्म के मध्य का कोण, देखो बेटा दो रेखाएं दी हैं, एक्स प्लस तीन बटे में तीन, बाई माइनस वन बटे में फाइव, फिर जेड प्लस थ्री बटे में फोर, ये हो गया एक। दूसरी रेखा एक्स प्लस वन बटे में वन, फिर बाई माइनस फोर बटे में वन, फिर जेड माइनस फाइव और बटे में फोर, ये हो गया। अब बेटा हम समीकरण एक की अगर हम कंपेयर कर दें, समीकरण एक की क्या कर लो बेटा, उसे तब कंपेयर कर लो किससे, एक्स माइनस एक्स वन बटे ए वन, बाई माइनस बाई वन बटे बी वन, जेड माइनस जेड वन बटे सी वन से तुलना करने पर, तो मैं देखता हूं कि ए वन बराबर, मैं पॉइंट से मतलब नहीं, मुझसे कोण पूछा ना बेटा, तो कोण के लिए तो हम cos थीटा वाला फॉर्मूला जानते हैं, तो ए वन बराबर नीचे वाले चीज तीन, बी वन बराबर पांच, सी वन बराबर छः, ये बेटा दिक् अनुपात होते हैं, ये क्या होते हैं, दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियोस। ऐसे बेटा अगर हम समीकरण दो की तुलना कर लें, तो समीकरण दो से ए टू बराबर, ए टू बराबर बेटा हमको क्या मिलेगा, वन, बी टू भी वन, सी टू बराबर चार। अब मैं मान लेता हूं, मानो दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा है, तो cos थीटा बराबर जानते हो, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू बटे में अंडर रूड ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर सी वन स्क्वायर, फिर बेटा ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर। इस तरह से बेटा हमारा ये है। अब इसमें मॉड लगा लो तो न्यून न्यून कोण आएगा, तो बेटा हम यहां से cos थीटा बराबर, जरा ध्यान से देखिए, ए वन ए टू तो तीन गुणे एक प्लस बी वन बी टू पांच गुणे एक प्लस सी वन सी टू चार गुणे चार, बेटा बटे में अंडर रूट के अंदर, बेटा तीन का वर्ग नौ, पच्चीस सोलह, इधर बेटा एक प्लस सोलह। अब मैं अगर यहां बात करूं बेटा, क्या बात करूं, तीन ऊपर हो जाएगा, पांच हो जाएगा, सोलह हो जाएगा, नीचे बेटा सोलह नौ पच्चीस पचास हो जाएगा, सोलह दो अठारह हो जाएगा, बेटा ऊपर पाँच तीन आठ, सोलह आठ चार चौबीस हो जाएगा, पॉजिटिव ही है तो मॉड हटा दो, पच्चीस का पच्चीस दूना पचास पाँच रूट टू, यहाँ बेटा नौ दूनी अठारह तीन रूट टू, नौ दूनी अठारह तो तीन रूट टू हो गया, तीन अठे चौबीस, तीन अठे चौबीस हो गया, तो बच्चा क्या बेटा हमारा, बच्चा है हमारा कुछ गलत कर रहा हूं क्या बेटा, हाँ?
सही तो है। 4 चक्कू 16 दो 18, 9 दूनी 18 तो 3√2 हो गया। अब 25 दूना 50, 5√2 हो गया। एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लूँ बेटा। ये 3 5 4, 3 5 4 हो गया। 1 1 2 है बेटा, 1 1 2 है, ये गलती हो गई। 1 1 2 है। हाँ, यहाँ पर 2 रहेगा बेटा। जब यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ बेटा यहाँ 2 हो जाएगा। जब वहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा। यहाँ चेंज होगा कितना, 4 हो जाएगा। 4 2 6 रह जाएगा बेटा। यही अंतर आ रहा था। अब हम अगर बात करें तो 5 3 8 8 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 6√6 ही रहने दो बेटा। अब अगर हम बात करूं तो 16/5, यहाँ बेटा हम √6 को लिख सकते हैं 2√3। तो √3 ऐसे रह जाओ, √2 और 2 और 16। तो मैं अगर बात करूं बेटा तो cos थीटा बराबर 8/में क्या हुआ, 5√3। तो थीटा बराबर क्या आ गया, cos इनवर्स 8/5√3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ओके ओके बेटा। तो इस तरीके से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कंफर्म आएगा बेटा। नेक्स्ट मैं इसको इरेज कर रहा हूं बेटा। अब आते हैं जो अगला जो क्वेश्चन हमारा है, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। आजकल थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चंस का चलन बढ़ा है। अगला क्वेश्चन जो हमारा तीसरे का घा है, क्या दिया है तीसरे का घा। तीसरे के घा में बोला है इन्होंने कि दो दो एन कोटि के, कौन से कोटि के बेटा, दो एन कोटि के आव्यूह हैं। दो कैसे, एन कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ए तथा बी के लिए सिद्ध करना है कि ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स। ये बेटा रिवर्सल लॉ बोला जाता है। क्या होता है ये रिवर्सल लॉ होता है, यानी ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। ए बी का होल इनवर्स है, जब इनवर्स अलग अलग होगा तो बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में हो जाएगा। दरअसल है क्या, पहले ये समझिए क्या दिया क्या है। देखो बेटा, हमको ये बोला है कि क्योंकि ए तथा बी क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। कैसे बेटा है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। इसको इंग्लिश में बेटा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो आव्यूह व्युत्क्रमणीय कब होता था, अगर कोई स्क्वायर आव्यूह है और उसका आप डिटरमिनेंट निकालते हैं और वो 0 नहीं आता है, डिटरमिनेंट निकालो और वो 0 ना आए, तो वो आव्यूह हमारे व्युत्क्रमणीय हो जाते हैं। अदरवाइज वो अव्युत्क्रमणीय कहलाते हैं। तो हमें देख क्या दिया इन्होंने, ए और बी व्युत्क्रमणीय आव्यूह दिया है, जिसका मतलब ए का डिटरमिनेंट और बी का डिटरमिनेंट 0 नहीं हो सकता। और जब किसी वर्ग आव्यूह के डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं, अतः मैं बोल सकता हूं कि यहां पर जो ए का व्युत्क्रम ए इनवर्स और बी का व्युत्क्रम बी इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट। ये हमारे इनवर्स एग्जिस्ट। अगर ये 0 हो जाता तो इनवर्स निकलता ही नहीं। भाई आपको फार्मूला बताएगा ना व्युत्क्रम का निकालने के लिए, एडजॉइंट ए बटे में डिटरमिनेंट ऑफ ए, शर्त है डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। यानी कि जब नॉन जीरो है तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं। इसलिए इन्होंने व्युत्क्रमणीय बोल दिया। दैट मीन्स ए इनवर्स और बी इनवर्स दोनों पॉसिबल है। अब समस्या ये है कि थोड़ा देखो, इसको थोड़ा मैं डीपली बता देता हूं। इसमें क्या है, समस्या ये है कि जिस आव्यूह ए बी का हमें व्युत्क्रम की चर्चा करनी, तो पहले मुझे ये पता कर लेना है इसका व्युत्क्रम निकलेगा भी या नहीं। अगर आप ना भी ये करें तब भी चल जाएगा, लेकिन इसका व्युत्क्रम पूछा है तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका व्युत्क्रम निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब मुझे इसका डिटरमिनेंट के बारे में बात करनी है। एक डिटरमिनेंट का बहुत फेमस रिजल्ट है ये। क्या ये रिजल्ट ही एक तरीके से मैं लिखूंगा यहाँ पर, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट उनके अलग अलग प्रोडक्ट के डिटरमिनेंट के बराबर होता है। ये रिजल्ट आगे के लिए आपका मोस्ट मोस्ट रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है आपका आगे के लिए। इतना ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है आप जिसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। कि एक तो ये रिजल्ट है, एक मैं लिख देता हूं डिटरमिनेंट के रिजल्ट कुछ हैं।
एक तो हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए बी बराबर ए और बी, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक हमारा डिटरमिनेंट ऑफ के ए बराबर के की पावर एन, डिटरमिनेंट ऑफ ए, वेयर के एन क्या है, एन जो है वो इस मैट्रिक्स का क्या है, ऑर्डर। रिजल्ट तो बहुत है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों रिजल्ट हैं। आपको बेटा ऑब्जेक्टिव, ये जो रिजल्ट है इस पर आपको ऑब्जेक्टिव में भी एक आध क्वेश्चन बन सकता है, इस पर सीधे कंपटीशन में क्वेश्चन बनते हैं बेटा, आईआईटी में कंपटीशन, मतलब आईएलटी ग्रेड, टीजीटी सब में बनते हैं बेटा, पीजीटी तक में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब समस्या क्या है, डिटरमिनेंट ए बी जो है, ए बी का दो आव्यूह के डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर है। अब चूंकि हम ऊपर देख चुके हैं, ना तो ए का डिटरमिनेंट जीरो, ना बी का, ना ये जीरो के बराबर ना ये जीरो के बराबर, तो मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं जब डिटरमिनेंट ए भी जीरो नहीं है और ये भी डिटरमिनेंट जीरो नहीं, तो सीधी सी बात है दो नॉन जीरो संख्याओं का प्रोडक्ट हमेशा नॉन जीरो आएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं देन ए बी का जो होल इनवर्स है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करे। अब ये कंफर्म हो गया कि जो ए बी का होल इनवर्स है ये एग्जिस्ट कर जाएगा। अब जब ये एग्जिस्ट कर जाएगा तो अब हमें चर्चा करनी है, क्योंकि हमने एक और डेफिनेशन पढ़ी, ध्यान से पढ़ ली। आपको जब व्युत्क्रम आव्यूह की परिभाषा बताई थी तो ये तो व्युत्क्रम निकालने की डेफिनेशन है, लेकिन ओरिजिनल डेफिनेशन आपको बताई थी कि एक मैट्रिक्स बी, एक मैट्रिक्स बी या एक मैट्रिक्स ए, मान लो एक मैट्रिक्स बी किसी मैट्रिक्स ए का व्युत्क्रम मैट्रिक्स कब कहलाता है, जब ए और बी की गुणा करो हमें आइडेंटिटी मिल जाए, या बी और ए की गुणा करो आइडेंटिटी। अगर ऐसा होता है तो बी हमारा ए का व्युत्क्रम कहलाता है, ए हमारा बी का व्युत्क्रम कहलाता है। और ऐसी सिचुएशन पर कहा था बी को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, बी को मैं ए इनवर्स से लिखूंगा। क्लियर है ना बेटा? तो अब मेरा टारगेट यही है। अब मैं क्या करता हूं ना, मेरा टारगेट क्या है, इन दोनों को ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स, यानी एम हमारा क्या है, एम हमारा है ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स प्रूव करना। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा ना। अब मैं क्या करूंगा, ए बी का होल इनवर्स और मैं बी इनवर्स ए इनवर्स ही लेके चलता हूं, मैं यही ले लिया। अब अभी मैंने ऊपर बताया कि ए और बी दो मैट्रिक्स का अगर गुणन आई दिखा दो तो उनमें से हम एक मैट्रिक्स को दूसरे का इनवर्स लिख सकता हूं। जैसे अगर मैं इसको बराबर आई प्रूफ कर दूं तो निश्चित रूप से हम क्या लिख सकता हूं बेटा, सॉरी इनवर्स मत लेको, चलो बेटा, हाँ विदाउट इनवर्स लेके चलो, इस तरह लेके जाओ। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट आई प्रूव कर दूं तो मैं कह सकता हूं ये क्या होगा, ये इसका व्युत्क्रम होगा, तो फिर ये किसके बराबर होगा, इसके इनवर्स के बराबर होगा। बस ये तो प्रूव करना आपको कि ये दोनों, ये जो है वो इसके इनवर्स के बराबर होगा, तो हमें आई प्रूव कर देते हैं। तो हम कैसे आई प्रूव करेंगे, देखो हमें टारगेट पता तो हो जाएगा। हम बेटा यहां से ए और बी इनवर्स बी इनवर्स, बेटा ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ होल्ड का सहचार नियम जानते हो, गुणन का सहचार नियम, मैट्रिक्स गुणन जो है वो गुणन का सहचार नियम होल्ड करता है, इसलिए हमने बी इनवर्स को एक साथ। और हम जानते हैं ए इनवर्स क्या होता है, तो ये तो आई हो जाएगा। तो अब बात आती आइडेंटिटी के साथ किसी का मल्टीप्लाई करो वही आता है। अब ए इनवर्स फिर से आई हो जाएगा, ए बी तो आई हो गया। अब मुझे ए चेक कर लेना है क्या बी ए भी है, दोनों तरफ से मल्टीप्लाई होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि ए बी की मल्टीप्लाई हो गई, बी और ए की हो ही नहीं रही है, इसलिए हमें चेक कर लेना है। यानी अब हम क्या करें, बी इनवर्स ए इनवर्स को पहले लिख लिया, ए बी को बाद में लिख दिया, फिर एसोसिएटिव लॉ। अब हम क्या करेंगे, देखो बेटा, अब मैं बी इनवर्स को इधर, ए इनवर्स ए को साथ में कर लिया, फिर से एसोसिएटिव लॉ लगा दिया। अब बी इनवर्स ए फिर से आई बन गया। अब हम आइडेंटिटी के साथ किसी का मल्टीप्लाई करो कोई, तो फिर से मैं देखता हूं आई बन गया। अब मैं अगर देखूं समीकरण एक और दो से, मैं ये पा रहा हूं समीकरण एक और दो से क्या मिला हमको, ए बी और बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर आई बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, फिर क्या है ए बी, ये बन गया हमारा। इसके बाद में इसका मतलब मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, अतः मैं लिख सकता हूं कि जो ए बी का इनवर्स है
वो बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर है। भैया इस तरीके से बड़ा अच्छा रिजल्ट है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। इस टाइप के आमतौर पर आपको क्वेश्चन बेटा, जब बीएससी में आप पूरी मैट्रिक्स की एक किताब होती है बेटा, जब बीएससी में आके पूरी मैट्रिक्स की एक किताब पढ़ोगे तब आपको ऐसे ही क्वेश्चन सारे करने पड़ेंगे। इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन, तीसरे के तो सारे खंड हो गए, अब आते हैं चौथे क्वेश्चन में। मैं इसको इरेज कर रहा हूं बेटा। हाँ, तो इसको इरेज कर रहा हूं बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, मिटा रहा हूं, इसको इरेज कर रहा हूं। अब देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और चौथे के फोर के, क्या है फोर का कह रहे दिखाइए कि फलन इस अंतराल में वर्तमान, देखो बेटा एफ एक्स बराबर क्या है, कॉस एक्स, अंतराल कौन सा है, पाई से 2 पाई। देखो बेटा वर्धमान हॉर्समान के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो कोई फंक्शन दिया है, अगर उसका डेरिवेटिव जीरो या जीरो से बड़ा है किसी अंतराल में, किसी अंतराल में बेटा, अगर मान लो x बिलोंग्स टू i में ऐसा है, तो वो क्या है, वर्धमान बोला जाएगा। ठीक है, इंक्रीजिंग। अगर उसका डेरिवेटिव बेटा या तो जीरो है, जीरो से छोटा है किसी अंतराल में, तो वो बेटा हमारा हॉर्स मान बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, डिक्रीजिंग। अगर उसका डेरिवेटिव ग्रेटर जीरो ही है किसी इंटरवल में, तो वो बेटा बोला जाए निरंतर। कैसा, निरंतर वर्धमान। अगर उसका डेरिवेटिव बेटा लेस देन जीरो है किसी अंतराल में, तो बेटा वो हमारा होगा निरंतर हॉर्समान। कैसा होगा, निरंतर। तो हमें बस इसका क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो एफ डैश ऑफ एक्स बराबर देखो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन। अब मैं पाई से 2 पाई, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये हमारा जीरो, ये पाई/2, ये पाई, ये 3 पाई/2, और ये बेटा हमारा है कौन सा, 2 पाई। मैं इस रेंज में ये देख लेता हूं कहीं डेरिवेटिव जीरो तो नहीं बन पा रहा, साइन चेक कर लेता हूं, ASTC। बेटा देखो यहां से यहां तक हम का साइन का चिन्ह देख लेते बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में भी निगेटिव है साइन, यहां निगेटिव है। तो मैं कह सकता हूं कि पाई से 2 पाई में हमारा साइन नेगेटिव है। तो मैं कह सकता हूं क्लियरली साइन एक्स जो है वो नेगेटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पाई से कहां तक, 2 पाई तक, ये नेगेटिव होगा। अब ये नेगेटिव अगर हम इसमें माइनस से गुणा कर दें, तो बेटा चिन्ह इनक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। ओके बेटा, तो ये हमारा बन जाएगा एक्स, यानी छोटा था बड़ा हो जाएगा, और माइनस साइन एक्स ये क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स, तो ये क्या हो गया, ग्रेटर जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई। अतः मैं कह सकता हूं, अतः जो फलन एफ ऑफ एक्स है, अंतराल कौन सा है बेटा, अंतराल पाई से 2 पाई में क्या है, वर्धमान है। कैसा है, वर्धमान फलन है। इस तरीके से क्वेश्चन बड़ी आसानी से खत्म हो गया बेटा। ओके, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो देखिए अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको मैं हटा देता हूं। इसके बाद में अब मैं इसका जो फोर का खा है उसे कंसीडर करता हूं। करें एक ए सफिक्स आई जे बराबर हमको दिया है 2i-g, ऐसे दिया है। एक आव्यूह है उसका जर्नल एलिमेंट, ये क्या होता है बेटा, किसी आव्यूह का क्या होता है, ये जर्नल एलिमेंट बोला जाता है। ए सफिक्स जो आई जे होता है, ये जर्नल एलिमेंट होता है। तो कह रहे हैं हमें एक 2x3 आव्यूह का निर्माण करना है, तो ये हमें एक आव्यूह बनाना है, इसका जर्नल एलिमेंट कौन सा हो, ए आई जे, और ये 2x3 का। तो भैया कैसे, इसमें 2 पंक्ति होंगी 3 स्तंभ, तो भैया A11, A12, A13, 3 हो गए, A21, A22, A23। देख लो 2 पंक्ति 3 स्तंभ बन गया। ये तो 2x3 का भी हुआ है। अब मुझे A11 चाहिए, तो A11 निकाल लो बेटा, आई की जगह पर 1, जे की जगह पर 1, तो 2 - 1 तो 1 आएगा। अब A12 निकाल लो,
तो बेटा आई की जगह पर 1, जे की जगह पर 2, तो भैया ये तो 0 आ जाएगा। अब ए 1 3 निकाल लो तो 1 माइनस 3, 2 माइनस 3 क्या आ गया -1, पहली रो मिल गई। अब हम 2 1 निकाल लेते हैं, तो 2 इंटू 2 -1, तो मैं 2 दूनी 4 में से 3। अब यहाँ से A22 बेटा हम क्या करेंगे, 2 इंटू, सॉरी कुछ गलत कर रहे हैं बेटा, हाँ नहीं ठीक 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 बेटा, ठीक 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 ठीक। अब A22 ने 2 -2, अब मैं अगर यहाँ 2 दूनी 4 माइनस 2 करें तो 2 आएगा। अब मैं अगर बात करूं बेटा A23, तो भैया सॉरी 2 इंटू 2 -3, 2 दूनी 4 -3 कितना आ गया ए। तो इसका मतलब ए बराबर A1 पहली पंक्ति का पहला इतना, दूसरा इतना, 1 0 1 0, फिर क्या है बेटा 1 0, हाँ 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 -1, फिर है हमारा 3 2, सॉरी यहाँ 3 2, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये वो इजी क्वेश्चन है। 3 का जो घा है ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन, ये 5 नंबर में होना चाहिए था, जो कि 2 नंबर में है, जो बिल्कुल सूटेबल नहीं है। ठीक, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ भाई, समझ में आ गया बेटा। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में है अभी की, और ये 2 नंबर के लायक ही इस औकात है इसकी। अब मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा इसका है क्या, 4 का क्या दिया है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिशों द्वारा निरूपित है। भैया देखो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है जिसकी संलग्न भुजाएं इसके द्वारा निरूपित है। तो भैया मैं लिख देता हूँ वेक्टर, ये वेक्टर में आई के प्लस 2 जे के -2 के। अब बेटा संलग्न भुजाएं क्या है बेटा, इनके द्वारा। अब एक फार्मूला आपको बताया था मैंने आपको, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब संलग्न भुजाएं हो तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यही तो था। तो मुझे पहले ए क्रॉस बी निकालना है, वो कैसे, डिटरमिनेंट से आई कैप जे कैप के कैप, पहले वाले सदिश के आई जे के गुणांक तो 3 2, फिर 2, फिर बी क्या है 1 2 और -2। अब इसको एक्सपेंड कर दो, कहाँ से विस्तार कर दे बेटा, कहीं से कर दो, R1 से विस्तार कर दो, डिटरमिनेंट का विस्तार तो आता ही होगा, विस्तार करने पर, विस्तार करने पर, तो बेटा विस्तार करेंगे तो कुछ डिटरमिनेंट के चिन्ह होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह होते हैं। तो इसका आई का चिन्ह क्या है, प्लस, यहाँ कुछ भी चिन्ह हमें वही लेना है, प्लस आई। और उसके बाद में बेटा क्या होगा, रो कॉलम को छुपा लो, ऐसे रो कॉलम को इसको छुपा लो बेटा, और इसको छुपा लो। तो मैं देखता हूं इसकी गुणा, तो 2 की -2 के -4, 2 की -2 में गुणा करोगे तो -4, फिर माइनस इसकी इधर माइनस इसकी इधर, तो -4, फिर प्लस के बाद आता माइनस, और है अब कितना जे के। अब बेटा हम क्या करेंगे, हम दूसरा, अब दूसरा इससे जाने कॉलम कौन सा है, कॉलम हमारा ये है, ये छुपा लिया मैंने। तो अब 3 2 की -6, फिर माइनस, अब 3 की इससे -2, 1 की 2 के साथ इसकी इधर इसकी इधर, तो 2 आएगा, प्लस अब के कैप। अब बेटा हमें क्या करना है, हमें के कैप इस तीसरे स्तंभ को छुपाना है। तो यहाँ क्या होगा, इसकी इधर, तो 3 दूनी 6 -2, बस। अब यहाँ से मैं देखूँ, 4 8 -8 आई के, ये -3 बेटा 6 है, ये 6 -8, तो प्लस का 8 जे के, और प्लस का 4। अब यहाँ से अगर हम मॉड निकाल लें इसका, अंडर रूट 64 + 64 + 16 क्या आएगा, देखो बेटा 64 16 80 हो गया, 80 और 64 जोड़ लो भैया, 80 और 64 4 8 से 14 144 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। इसका मतलब 12 वर्ग इकाई, ये हमारा क्या बन गया बेटा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बन गया। इस तरह से बेटा हमारा ये। अब इसका एक क्वेश्चन और बता है चौथे का, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं बेटा। इतने आसान क्वेश्चन है, तुम लोग पढ़ते नहीं हो भैया, इसीलिए ये समस्याएं आती हैं, वरना इंटर तक मैथ में अब कुछ रहा ही नहीं, एक समय था वो मैथ। अब मैं 4 का
घा। बेटा एक घन का आयतन दिया है, इतनी दर से बढ़ रहा है। ओके, यदि इसके कोर की लंबाई इतनी दी है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेटा देखो घन की भुजा माना घन की भुजा मान लो या कोर मान लो, कोर कहें तो कोर मान लो, चलो एक्स मान लिया। अब घन का आयतन दिया है, आयतन बढ़ रहा है, यानी कि जो डीबी अपॉन, यानी जो आयतन में चेंज है वो पर सेकंड है, तो डीबी अपॉन डी टी टाइम के सापेक्ष दिया है, तो डीबी अपॉन डी टी बराबर क्या, 9 घन सेंटीमीटर पर सेकंड, ये दे दिया। अब कह रहे हैं कोर इतनी है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, चलो तो हमें घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको हम वक्र पृष्ठ बोलेंगे, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, 6a² होता है, ये होता है ना घन का क्षेत्रफल, घन का आयतन भुजा के ये होता है, तो ये s बराबर, चलो अब भुजा चूंकि हमने क्या किया x मानी तो x², 6x। अब इसका किस दर से, तो ds अपॉन डी टी निकाल लो भैया, तो ये भैया 2 आगे आ जाएगा 12x, अब ये हो जाएगा dx अपॉन डी टी। अब प्रॉब्लम यहाँ आ गई, उसके लिए हमें मालूम है घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, आयतन बेटा होता है भुजा क्यूब, तो v बराबर x²। अब इसका अवकलन कर दो बेटा टाइम के सापेक्ष, तो dv अपॉन डी टी बराबर 3x², dx अपॉन डी टी। अब मैं अगर बात करूं dv अपॉन डी टी हमको दिया है बेटा 9, 3x² इंटू डी एक्स अपॉन डी टी तो निकालना है, तो निकाल लो, ये dx अपॉन डी टी बराबर क्या आएगा, 3×3 = 9, तो 3/x²। इसका मान बेटा कहाँ रख दो, समीकरण 2 से, तो ds अपॉन डी टी बराबर बेटा कितना, 12x इंटू 3 अपॉन में x², एक एक्स का दिया, 12×3 = 36/x। अब भुजा कितनी दी है, कोर कितनी है, x बराबर 10, तो 10 रख दो, 36/10 यानी कि 3.6 अब वर्ग सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि क्षेत्रफल की यूनिट क्या है बेटा, क्षेत्रफल की यूनिट जो होती है, कुछ गलत कर गया हो बेटा क्या, देखें भाई, क्या दिया है बेटा, इतना दिया है, ठीक है, इसके कोर की लंबाई इतनी दी, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ओके ठीक है, पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a² होता है, अवकलन कर दिया, ओके, आयतन 3x² dx अपॉन डी टी, अब dv अपॉन डी टी तो दे दिया है 9, 3×3 = 9 हो गया, 3/x² बचा, एक x कट गया हमारा, तो 36/x, x भुजा दी है हमको 10 सेंटीमीटर, तो रख दिया, ठीक तो है, सही है, ये हमारा आंसर है। ओके, इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन लगते हैं। तो 4 के सारे पार्ट्स आज 4 तक हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बेटा कोशिश करूंगा कि 5 और 6 कवर हो जाएं, क्योंकि इसमें 5-5 होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं थोड़े, और लास्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा 7, 8, 9 इन लॉन्ग वाले तीनों कवर कर दूँ। 3 लेक्चर में पूरा करने का प्लान बनाया है। चलिए, अगर बेटा आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उस तक आपके दोस्त का भी भला हो सके। ओके, धन्यवाद।